हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम इन रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर एरो डायग्राम, ठीक है। तो हम इतना समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे रिलेशंस, ठीक है। तो आज हम समझेंगे रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं यार रिलेशन क्या होता है। आपने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि मैं इसकी रिश्तेदार हूँ, वो मेरा रिश्तेदार है। हम रिश्तेदार मतलब एक रिलेशन की बात करते हैं। तो वो रिलेशन इस कॉन्टेक्स्ट में होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ एक रिलेशन हो रहा है, ठीक है। वो रिलेशन, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का, हस्बैंड वाइफ, कुछ कोई भी रिलेशन हो सकता है दो पर्सन के बीच में, ठीक है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं, ठीक है। मतलब रिलेशन मतलब एक कनेक्शन, एक पर्टिकुलर रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल सम मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने लिखा 3 इज लेस देन 4। तो इस नंबर के साथ एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया 3 और 4 के बीच में कि 3 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब ये सेट का इस सेट के साथ एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि A जो है वो B का टुकड़ा है, A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। या फिर मैं बोल रही हूँ कि ये वाली लाइन P ये वाली लाइन Q के पैरेलल है। मतलब मैंने बोला P इज पैरेलल टू Q। तो हमने इधर दो लाइन के बीच में एक रिलेशन बता दिया कि यार ये दोनों लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। तो लाइन के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, दो नंबर के बीच में रिलेशन हो सकता है, दो सेट के बीच में रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार हम जो रिलेशंस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो किन के बीच में है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास दो सेट होंगे। मान लीजिए एक सेट का नाम है A, दूसरे सेट का नाम है B, ठीक है। इस सेट के कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स होंगे। इस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन देखेंगे, ठीक है। मतलब इसके एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। पहले धीरे धीरे डेफिनेशन समझेंगे, फिर आपको और समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे कि रिलेशंस क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन कहती है और रिलेशन आर। देखिए सबसे पहली चीज, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया है, कैपिटल आर से, ठीक है। रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल आर से, ठीक है। और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। देखिए नॉन एम्प्टी का मतलब आपको पता है, जो खाली नहीं हो, मतलब जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट तो हो, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। इसका मतलब रिलेशन एक सेट का दूसरे सेट के साथ हो रहा है, ठीक है। सेट ए टू सेट बी, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए हमारा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है। सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो ए और बी के बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे सारे ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर अप कर दिया इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जिसमें पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का है। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने एक सेट में लिखे, वो हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इतना समझ में आ रहा है। अब हमको बोला है यार रिलेशन क्या होता है। अगर मैं बोल रही हूँ सेट ए का सेट बी के साथ में कोई रिलेशन है आर, सेट ए का सेट बी के साथ एक रिलेशन है आर, जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, ये भी एक सेट होगा, ठीक है। सेट ए एक सेट है, सेट बी भी एक सेट है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सेट है, वो भी एक सेट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, ठीक है। वो क्या होगा, कैपिटल आर क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का एक सबसेट, एक टुकड़ा होगा हमारा रिलेशन आर। ठीक है, एक और चीज समझते हैं। अब आप पूछेंगे कि यार देखिए आपने तो बता दिया कि एक सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा, वो होगा रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। पर आपको कौन से एलिमेंट्स लेना है ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। देखिए इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके सबसेट में मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं, मिनिमम 0 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इस रिलेशन आर में 0 1 2 3 4 5 6 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनमें से मैक्सिमम 6 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिनल सेट में 6 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट में 6 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो इसी का टुकड़ा होगा। सबसेट मतलब टुकड़ा, तो मैक्सिमम 6 एलिमेंट हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हमें लेना है, ये कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए सेकंड लाइन है, द सबसेट इज डिराइव्ड। हम कौन से सबसेट, मतलब हम सबसेट कौन सा सबसेट लेंगे किसी पर्टिकुलर रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, हमें कोई तो सबसेट लेना होगा ए क्रॉस बी का। तो वो कौन सा सबसेट होगा, वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। हमें एक रिलेशनशिप बताना होगा बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। मतलब मान लीजिए ए क्रॉस बी को मैंने के ऑर्डर्ड पेयर्स को मैंने ए कॉमा बी लिखा है, तो हमें इसके पहले एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशनशिप एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा जिसे हम डिफाइन कर पाएंगे। वो हमने डिफाइन कर दिया कि यार इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, वो अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वो पर्टिकुलर टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में ये पर्टिकुलर रिलेशन होगा, वो सारे की सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन आर का हिस्सा होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आई थोड़ी बहुत, हम और अच्छे से एग्जांपल लेके समझेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक और बार समझते हैं। देखिए, अ रिलेशन आर, रिलेशन एक सेट होगा जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वो होगा, अगर मैं बोल रही हूँ सेट ए का सेट बी के साथ एक रिलेशन है, सेट ए का सेट बी के साथ एक रिलेशन है जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो कैपिटल आर एक सेट होगा। ठीक है, जो एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा कैपिटल आर। ठीक है, और वो कैसे पता करेंगे कि इस कैपिटल आर वाले सबसेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हम ये डिफाइन करेंगे ये समझ के कि यार ऑर्डर्ड पेयर जो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के, उनके फर्स्ट एलिमेंट में, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में एक स्पेसिफिक रिलेशन होगा। वो रिलेशन जो भी ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करेंगे उनको हम एक सेट आर के अंदर लिख देंगे और वो होगा हमारा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए, पहला है, एक सेट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ए जिसके एलिमेंट से ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी है जिसके एलिमेंट से अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, मान लीजिए अगर, चलिए पहले मैं बोलती हूँ कि यार मैं ए क्रॉस बी कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब मुझे इनके सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं जो सेट ए और सेट बी के बन सकते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो वो होंगे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 3, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, ए बी सी, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कार्डिनल नंबर बी का 5 है, तो 15 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे हमारे ए क्रॉस बी में। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैं पहला एलिमेंट ए को, ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाती हूँ जो भी बी के साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो ए कॉमा अली, ए कॉमा भानु, ए कॉमा बिनॉय, ए कॉमा चंद्रा और ए कॉमा दिव्या। मैंने ए के सारे बना लिए, अब मुझे बी के बनाने हैं, तो बी कॉमा अली, ठीक है, बी कॉमा भानु,
बी कॉमा बिनॉय, बी कॉमा चंद्रा, बी कॉमा दिव्या। देखिए मैंने ए के सारे एलिमेंट्स बना लिए, ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लिए जो सेट बी के साथ बन सकते थे, मतलब ए का अली, ए का भानु, ए का बिनॉय, ए का चंद्रा और ए का दिव्या के साथ, ठीक है। फिर बी के सारे बना लिए, बी अली, बी भानु, बी बिनॉय, बी चंद्रा, बी दिव्या। अब सी का बना लेते हैं, तो सी का अली के साथ, सी का भानु के साथ, सी कॉमा बिनॉय, सी कॉमा चंद्रा और सी कॉमा दिव्या। बन गए हमारे 15 ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए जो ए और बी के बीच में बन सकते थे, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ एक पेयर बना लिया है। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, एक सेट के अंदर बंद कर दिए, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि यार रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला सेट R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। मैंने बोला R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। R इज अ रिलेशन, मतलब R एक सेट है, वो रिलेशन है सेट A का सेट B के साथ। एक रिलेशन है R, एक सेट है R, वो किसका सबसेट होगा? अगर मैं बोल रही हूँ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, अगर मैं ये बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये R A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये इस वाले सेट का सबसेट है, ठीक है। ये वाले सेट का ये सबसेट है R सबसेट है, मतलब R के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कौन से होंगे वो हमें नहीं पता, अभी के लिए हमें नहीं पता, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से होंगे, ठीक है। एक रिलेशन बताना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, ठीक है। तो मैंने बोला R इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x is the first letter of the word y and x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। यार थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मतलब मैंने बता दिया कि यार ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन हो रहा है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के बीच में, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें इस रिलेशन R में रख देना है, ठीक है। मैंने कैसे डिफाइन किया? मैंने बोला R इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, ठीक है। इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट x है, तो पहला एलिमेंट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड y क्या है? दूसरा एलिमेंट, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर x, y है, इसमें जो x है वो पहला लेटर है किसका? y वाले वर्ड का। y एक वर्ड है, x एक लेटर है, और ये लेटर इस वर्ड का पहला लेटर है, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया रिलेशन। अब मुझे ये पता करना है, हाँ एक और चीज, x बिलोंग्स टू A, ठीक है। हमें ऑफकोर्स पता है अगर रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट A से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट B से। तो y बिलोंग करेगा B से, x बिलोंग करेगा A से, ठीक है। अब मुझे ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पता करने हैं और उन ऑर्डर्ड पेयर्स को इस सेट R के अंदर लिख देना है, ठीक है। अब मैं ऐसे ऑर्डर पेयर पता करती हूँ, ध्यान से समझिए, मैं वन बाय वन जाऊंगी कि कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। पहला है A, अली। A, अली, मेरे को ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो इस वाले के बराबर हो। तो पहला इसमें A है, ये भी A से शुरू हो रहा है, तो यस दिस बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है, ये सही है। बात समझ में आ रही है? A, भानु, इसका पहला लेटर है B, होना क्या चाहिए? A, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। हमें ऐसे एलिमेंट देखने जो ये पहला, जो ये वाला लेटर है वो ही इसका पहला लेटर हो, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, A, बिनॉय भी नहीं आएगा, A, चंद्रा भी नहीं, A, दिव्या भी नहीं, B, अली भी नहीं। हाँ B, भानु आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी B से शुरू हो रहा है,
ये बी कॉमा बिनॉय भी आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है और सेकंड एलिमेंट जो है उसका फर्स्ट वर्ड ये वाले लेटर के बराबर है। ये नहीं होगा, बी कॉमा दिव्या नहीं होगा, सी कॉमा अली नहीं होगा, भानु भी नहीं होगा, सी कॉमा बिनॉय नहीं होगा, हाँ सी कॉमा चंद्रा हो जाएगा और सी कॉमा दिव्या भी नहीं होगा। तो कितने एलिमेंट्स हमें मिल गए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गए। तो हम लिखेंगे हमारा जो सेट आर है इट विल हैव 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनॉय और सी कॉमा चंद्रा। ठीक है, मतलब हमने पता कर लिया हमारा जो ए क्रॉस बी है इसका कौन सा सबसेट है जो रिलेशन आर हो रहा है सेट ए और सेट बी के बीच में। ठीक है, ध्यान से समझिए, फिर से डेफिनेशन पे जाते हैं ये समझने के लिए कि हमने जो डेफिनेशन में समझा था उसे अप्लाई किया है कि नहीं, कैसे अप्लाई किया है। ठीक है, हमने बोला था सेट ए से सेट बी के बीच में एक रिलेशन है आर। ठीक है, मतलब सेट ए से सेट बी के बीच में एक रिलेशन है आर, वो भी एक सेट है। ठीक है, वो सेट है जो सबसेट होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। ठीक है, तो हमारा ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है इसका एक टुकड़ा, इसके अभी कितने एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है, अभी इसके 15 एलिमेंट्स है, पर हमारा जो रिलेशन आर होगा वो इसका सबसेट होगा। मतलब वो 15 में से कौन कौन से हमें लेना है वो हमें चूज करना है, और कैसे चूज करना है वो हमें ये इस डेफिनेशन से पता चलेगा कि हमने क्या रिलेशन रखा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बीच में। हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा फिक्स कर दिया है कि यार अगर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन है तो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इस ए क्रॉस बी का हिस्सा है उसे सेट आर में डाल दो और वो सेट आर होगा हमारा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो हम इतना समझ गए हैं। ठीक है, हम इतना समझ गए हैं कि आर जो होगा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आई? आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए इधर भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, पहले मैंने लिखा सेट ए से सेट बी, क्यों? क्योंकि पहला लिखा है सेट ए और बाद में लिखा है सेट बी, जो पहले लिखा है वहां से दूसरे जो लिखा है वहां तक। ठीक है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब जो पहला सेट लिखा है उससे रिलेशन देख रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। अगर मैं लिखती बी क्रॉस ए और मैं लिखती आर डैश को रिप्रेजेंट करती सेट से, तो वो अगर आर डैश को रिप्रेजेंट करती रिलेशन से, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, इसको बोलते हैं हम रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, इसको बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो पहले लिखा होगा वहां से लेके उसका रिलेशन देखेंगे हम दूसरे जो सेकंड में लिखा है उस सेट से। तो आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रिप्रेजेंट किया, अभी के लिए एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ इफ एनी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई अगर हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करता है। ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ए कॉमा अली, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बिनय और सी कॉमा चंद्रा। सिर्फ ये 4 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जो हमारे सेट आर को बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा एक्स कॉमा वाई जैसा रिलेशन है जो हमारे सेट आर को बिलोंग करता है, जो बता रहा है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स रिलेशन, मैंने लिखा है एक्स कैपिटल आर वाई, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद द रिलेशन आर, एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद द रिलेशन आर। और मैं मान लीजिए अगर कोई ऐसा एक्स कॉमा वाई है जो आर को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉमा भानु हमारे सेट आर को बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के कोई भी सेट जो ऐसे है एक्स कॉमा वाई सच दैट दे डोंट बिलोंग टू आवर सेट आर, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई विद द रिलेशन आर। ठीक है, देखिए अगर कोई एक्स कॉमा वाई जैसा ऑर्डर्ड पेयर हमारे
सेट आर को बिलोंग करता है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने लिखा एक्स वाई, पहला एलिमेंट को लिखा, दूसरे एलिमेंट को लिखा और बीच में लिखा है कैपिटल आर। वो कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक रिलेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे x इज रिलेटेड टू y विद द रिलेशन r। इसको हम बोलेंगे x इज नॉट रिलेटेड टू y विद द रिलेशन r। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है। पहली चीज हमारी ये है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कोई भी रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा एक सुपर सेट है, इससे बाहर कोई भी हमारा रिलेशन नहीं जाएगा। कोई भी रिलेशन अगर सेट ए से सेट बी की तरफ है तो वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का ही हिस्सा होगा, ठीक है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि यार देखो, कोई भी रिलेशन हम बता रहे हैं सेट ए का सेट बी के साथ, तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन होगा एक ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन होगा। वो हमें डिफाइन करना होगा कि यार इसके पहला एलिमेंट और इसके दूसरे एलिमेंट में क्या रिलेशन होना चाहिए, वो हमने डिफाइन कर दिया। इस केस में हमने डिफाइन किया कि जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया। मान लीजिए मैं एक और दूसरा केस लेती हूँ। मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए मेरा सेट है ए, ठीक है। वो सेट ए में है 1, 2, 3, ठीक है, और सेट बी में है 2, 3, ठीक है। और मैं बोलती हूँ मेरा सेट आर है, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ ऑल एक्स, वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, एंड x belongs to कैपिटल A एंड y belongs to कैपिटल B। बात समझ में आ रही है? मतलब पहला एलिमेंट मेरा सेट A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट मेरा सेट B से बिलोंग करेगा, और मुझे सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसका पहला एलिमेंट जो हो वो दूसरे एलिमेंट से एक ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए पहले हम इसके सारे केस निकालते हैं कि यार इसके कौन कौन से केस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए हमारे पहले ये निकालते हैं कि ए क्रॉस बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, सॉरी 1 का 3 के साथ, सॉरी 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। होने कितने चाहिए? 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। हमारा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 एलिमेंट्स आ गए। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब जो हमारा रिलेशन आर है जिसको हमने ऐसे डिफाइन किया है, ये जो हमारा रिलेशन आर है उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो इनमें से ही कोई होंगे, इन 6 में से ही कोई होंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन है आर वो कैसे क्या होगा पहले ये समझते हैं। मतलब जो x होगा वो y प्लस 1 होना चाहिए। मतलब ये पहले वाले को देखते हैं। x मतलब 1, y प्लस 1 मतलब 3। क्या 1 और 3 आपस में इक्वल है? नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हट गया, ये हट गया, सिमिलरली ये भी हट गया। मतलब पहला वाला 1 ज़्यादा होना चाहिए दूसरे वाले से, ये भी हट गया, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, तो x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये वाली कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारा सेट का एलिमेंट हो जाएगा और 3,3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सारे के सारे हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है उनमें देखा कि उनमें से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, जिनके पहले ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में ये पर्टिकुलर रिलेशन है, वही हमारे सेट आर में आएंगे। तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है जो कि है 3,2। तो हमारा रिलेशन आर हो गया इस केस में 3,2, ठीक है। तो ये रिलेशन आर को भी हम बोल सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मतलब ये जो आर है, आर रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बात समझ में आ रही है? चलिए आई होप आपको रिलेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं ये बोल सकती हूँ इस केस में 3 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। इसका मतलब 3 इज रिलेटेड टू 2 बाय द रिलेशन आर, और आर हमने इधर डिफाइन किया है, ठीक है। और मैं ये भी बोल सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1,3 है तो 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3 विद द रिलेशन आर। ये इसको पढ़ते कैसे हैं समझ में आ रहा है? 3 इज रिलेटेड टू 2 विद द रिलेशन आर,
और आर हमारा ये है, ये रिलेशन है, हमने रिलेशन आर को ऐसे डिफाइन किया है, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3 विद द रिलेशन आर। ठीक है, आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया है। ठीक है, तो रिलेशन में हमारा जो एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन में, देखिए रिलेशन एक सेट होगा और उस सेट के भी एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, अगर दो सेट के बीच का रिलेशन देख रहे हैं तो हमारा रिलेशन के सेट में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, बस वो ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से होंगे वो हमें डिफाइन करना होगा एक पर्टिकुलर रिलेशन से। इस केस में ये रिलेशन था, इस केस में ये रिलेशन था। ठीक है, तो वो रिलेशन हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में दे, जैसा पर्टिकुलर कंडीशन में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अभी वो बस इतनी बात है कि वो जो भी होंगे एलिमेंट्स हमारे रिलेशन आर के सेट में, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हमारे ए क्रॉस बी का हिस्सा ही होंगे। मतलब जो आर होगा दैट शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रिलेशन। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। चलिए अब वही एग्जांपल लेके समझते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। तो देखिए एग्जांपल है, सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है जिसका नाम है अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या। ठीक है, तो सेट ए है, ये सेट बी है। हमने बोला यार रिलेशन आर हमने ऐसे डिफाइन किया है, इस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सच दैट, अब हमें कंडीशन लिखनी, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो हमने लिखा एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड वाई। ठीक है, इसके बाद कंडीशन एंड, जो x होगा वो किसको बिलोंग करेगा, सेट A को, एंड y शुड बिलोंग टू सेट B। ठीक है, अब हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि जो हमारा रिलेशन R होगा वो किसका सबसेट होगा, वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B करेंगे तो उसका एक सबसेट होगा जो होगा हमारा रिलेशन R। और हमने रिलेशन R को ऐसे डिफाइन किया है, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन R में होंगे जो जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x इट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड y। ठीक है, तो y के एलिमेंट्स ये होंगे, x के एलिमेंट्स ये होंगे। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि यार अगर मैं ये बोलती हूँ कि हमारे रिलेशन आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऐसे सारे एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे a लिखा है तो b में से ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a से शुरू होते हो। ठीक है, तो a कॉमा अली हो गया, और कोई ऐसा a से एलिमेंट है नहीं है तो ये खत्म। b से कितने हैं, b से ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, b को उन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है सेट b में से जो b से शुरू होता हो। ठीक है, तो b से भानु है तो हम b कॉमा भानु लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ b कॉमा बिनॉय भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई b से नहीं है। फिर c से देखते तो c से चंद्रा है तो c कॉमा चंद्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर बस खत्म, हमें सिर्फ c तक ही देखना था क्योंकि सिर्फ हमारे पास 3 लेटर्स है a b और c। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखिए n ऑफ a इंटू बी, a क्रॉस b, n ऑफ a क्रॉस b में n ऑफ a इंटू n ऑफ b इतने एलिमेंट्स आएंगे। n ऑफ a मतलब n में कितने एलिमेंट्स है, a सेट में 3 है और b सेट में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये होना चाहिए 3 इंटू 5 मतलब 15 एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है, मतलब इस सेट में होने चाहिए 15 एलिमेंट। ठीक है, a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए 15 एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो इसका रिलेशन r है उसमें वो इसी का सबसेट होगा, वो इन 15 एलिमेंट्स में से ही कुछ एलिमेंट्स को हम लेंगे और वो रिलेशन बनाएंगे। तो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स। ठीक है, a कॉमा अली, b कॉमा भानु, b कॉमा बिनॉय और c कॉमा चंद्रा। ठीक है, अब जैसे इसको हमने देखिए एक रिलेशन को आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तरीका ये हो गया रिप्रेजेंट करने का जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, सेट R इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो ऑर्डर्ड पेयर की हमने कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिख दी कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड y एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल A सेट एंड y बिलोंग्स टू B सेट। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन लिखी, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो एक रिलेशन को हमने इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ये तरीका हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म का, या हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 चीज़ें समझी। अब एक और चीज़ हम देख चुके हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखिए
पहले ये हमें समझना है कि ये किसके और किसके बीच में रिलेशन है। ये जो रिलेशन आर है, इट इज रिलेशन आर फ्रॉम विच सेट टू विच सेट, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, राइट। ये जो रिलेशन आर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस सेट से किस सेट के बीच में रिलेशन है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। हम अगर लिखते हैं फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो वो किसका, अगर मैं ऐसा कोई रिलेशन लिखती आर जो कि होता फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो इस ये जो रिलेशन आर होता ये किसका सबसेट होता, ये सबसेट होता, इट वुड बी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। बी टू ए लिखा है तो बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमारा जो रिलेशन आया है वो किसका सबसेट है, वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हो रहा है, ठीक है। तो जो पहले सेट है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है पहले वाले इससे, ठीक है। ये पहला वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में अगर मैं ऐसे बनाती तो पहला वाला बी को रिप्रेजेंट करता, दूसरा वाला ए को, क्योंकि ये होता फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। बट इस केस में हम बात कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो पहला वाला सेट ए रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला सेट बी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एरो डायग्राम में हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा, तो पहला वाला वो सेट होगा जिस सेट से दूसरे सेट का रिलेशन देखा जा रहा है, तो सेट ए सेट बी। बात समझ में आई, ऑर्डर मैटर कर रहा है, बी और ए अलग होगा, ए और बी अलग होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अगर ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें सारे सेट ए के एलिमेंट्स लिख दीजिए, क्या क्या है, ए बी सी, ठीक है। अब अगर ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें सारे सेट बी के एलिमेंट्स लिख दीजिए, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा और दिव्या, ठीक है। हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब अगर हमें बताना है किसी रिलेशन को, देखिए ये रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इस रिलेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब हम इस रिलेशन को लिख रहे हैं एरो डायग्राम में, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करना है जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, सिर्फ उनको, ठीक है। तो ए को अली है तो ए को अली की तरफ एक एरो बना दो, ठीक है। पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की तरफ एरो बना के लिखना है। ए और अली का एक ऑर्डर्ड पेयर है तो ऐसे ए और अली हो गया रिप्रेजेंट। बी और भानु एक ऑर्डर्ड पेयर है तो बी और भानु का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, ठीक है। बी कॉमा बिनॉय तो बी से एक और एरो निकलेगा जो बिनॉय तक जाएगा और वो एरो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सी कॉमा चंद्रा तो सी का चंद्रा के साथ एक एरो बनेगा। बात समझ में आ रही है। दिव्या के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना है तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब इधर एक चीज समझने की, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। मतलब कुछ टर्म्स देखेंगे जिनका क्या मतलब होता है। एक होता है इमेज, ठीक है, एक टर्म होता है इमेज, हम यूज करेंगे वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है, ठीक है, ये जो सेकंड एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट की इमेज होता है, ठीक है। तो अली किसकी इमेज है, ए की, भानु किसकी इमेज है, बी की, बिनॉय इज इमेज ऑफ बी, चंद्रा इज इमेज ऑफ सी। बात समझ में आई। मतलब इन जनरल मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं किसी भी ऑर्डर पेयर को x, y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ किसी रिलेशन में, ठीक है, एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स x, y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो y विल बी इमेज ऑफ x, ठीक है। मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, जो दूसरा वाला है वो इमेज होता है, दूसरा वाला इज नोन एज इमेज ऑफ पहला वाला, ठीक है। दूसरा वाला इज नोन एज इमेज ऑफ पहला वाला। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि बी की क्या इमेजेस हैं, ठीक है, पहले ए की क्या इमेज है, तो ए की अली इमेज है। बी की क्या इमेजेस है, बी के भानु भी इमेज है और बिनॉय भी इमेज है, ठीक है। तो ए की सिर्फ एक इमेज है जो है अली, बी की दो इमेजेस है भानु और बिनॉय, सी की एक इमेज है चंद्रा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इमेज आपको समझ में आ गया। इमेज मतलब जो दूसरा एलिमेंट है वो इमेज है पहले एलिमेंट की, ठीक है, सेम ऑर्डर पेयर में, ठीक है। ये एक ही ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाला एलिमेंट का इमेज होगा, ठीक है। तो इमेज कौन सा एलिमेंट होगा, सेकंड वाला एलिमेंट होगा। हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इमेज होगा फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। इमेज आगे समझ में। सेकंड चीज हम देखेंगे रेंज क्या होता है, रेंज, और एक और चीज हम देखेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है, देखिए अब हमारा एक रिलेशन आ गया है आर, ठीक है। अब हम इस रिलेशन आर की बात करेंगे तो इस रिलेशन आर के
सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट उठा लो और उसको एक सेट में बंद कर दो, वो रिप्रेजेंट करेगा रेंज, और वो रिप्रेजेंट करेगा डोमेन, ठीक है। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, of ordered pair, set of all first elements of ordered pairs of relation R from set A to set B। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इस रिलेशन, जो रिलेशन R है, जो फ्रॉम सेट A टू सेट B एक रिलेशन R है, उस रिलेशन R के R का डोमेन क्या होगा? वो होगा सारे के सारे इस रिलेशन R के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट, ठीक है। तो इस केस में हमारा डोमेन हो गया, डोमेन इज अ सेट ऑफ A B B C। देखिए A B B C, अब हमें पता है कि हमें एक ही एलिमेंट को डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा डोमेन हो गया A, B, C। बात समझ में आई? अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है set of all second elements of all the ordered pairs of the relation R from set A to set B, ठीक है। बस इसमें पहला एलिमेंट होता था, रेंज में हमारा कौन सा एलिमेंट होगा? सेकंड वाला, ठीक है। बाकी सेम डेफिनेशन, ठीक है। मतलब अली, भानु, बिनॉय और चंद्रा, ठीक है, ये चारों की चारों हमारा रेंज होगा। तो रेंज में कौन कौन आएगा? अली आएगा, भानु आएगा, बिनॉय आएगा और चंद्रा आएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे हम देखो, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास दो सेट्स बनने हैं, ठीक है। एक सेट होगा जिसमें ये A क्रॉस B, मतलब A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें इस केस में उसमें 15 एलिमेंट्स आएंगे। पर हमारे रिलेशन R में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने सारे पहले एलिमेंट को देख लिया, सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को, वो हमारा डोमेन होगा। डोमेन में वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, कोई भी एलिमेंट आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। सारे एलिमेंट लिख दो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R, वो हो गया डोमेन। सारे सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, वो हो गया हमारा रेंज। बात समझ में आई? तो डोमेन ही हो गया, रेंज ही हो गया। अब एक चीज होती है कोडोमेन। कोडोमेन मतलब जो हमारा सेट B है ना, पूरा की पूरा सेट B, मतलब अगर हमारा कोई रिलेशन R है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो ये जो दूसरी, मतलब जो सेकंड में रिलेशन लिखा है, ये पहला वाला सेट है, ये दूसरा वाला सेट है। जो बाद में सेट लिखा है, जिस सेट से जिस सेट का रिलेशन हो रहा है, ये जो बाद में सेट लिखा है, ये वाला सेट होगा हमारा कोडोमेन, ठीक है। पूरा की पूरा ये सेट क्या होगा? हमारा कोडोमेन। तो इस केस में हमारा कोडोमेन क्या होगा? हमारा कोडोमेन होगा अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या। ये जो बी सेट है, यही हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। तो हमने क्या समझा? हमने समझा इमेज मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन, हम रिलेशन की बात करें, इस रिलेशन में, ठीक है, इस रिलेशन में अली किसका ऑर्डर पेयर है? ए का, ठीक है। भानु किसका ऑर्डर पेयर, सॉरी, इस केस में, इस रिलेशन में अली किसका इमेज है? ए का, भानु इज इमेज ऑफ बी, बिनॉय इज इमेज ऑफ बी, चंद्रा इज इमेज ऑफ सी, ठीक है। जो सेकंड एलिमेंट्स है वो हमारे इमेज होंगे फर्स्ट एलिमेंट्स के, ठीक है। पहली चीज हमने समझी। डोमेन मतलब हमारे रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट को एक सेट में रख दो, वो सारे के सारा हमारा डोमेन है। हमारे रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में रख दो, वो हमारा रेंज है, ठीक है। और हमारा जो ओरिजिनल सेट है, जो हमारा रिलेशन है, वो सेट ए से सेट बी में है, तो जो सेट बी है वो पूरा की पूरा हमारा कोडोमेन है। तो रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इमेज। आई होप आपको ये चारों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा एग्जाम्पल लेके और समझते हैं, ठीक है। तो हम एक और चीज ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं बोलती हूँ डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। मतलब डोमेन ऑफ आर मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? सेट ए टू सेट बी, ठीक है। एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, विल बी सेट ऑफ ऑल
अगर मैं बोलती हूँ x सच दैट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r, और मैं अगर बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन r विल बी सेट ऑफ ऑल y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r। बात समझ में आ गई? देखिए, हम डोमेन और रेंज समझ चुके हैं। डोमेन मतलब सारे, अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर, हमारा जो रिलेशन है, हमारा रिलेशन है R, उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट। तो ये x इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R, ठीक है। ऑल द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R। बात समझ में आई? तो हम इसको डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं और रेंज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोडोमेन हमें समझ में आ गया है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो पूरा की पूरा हमारा सेट बी ही बन जाएगा, ठीक है। पूरा की पूरा हमारा इस केस में सेट बी होगा, ठीक है। अब हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, ठीक है, हमारा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन में सारे फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे। हमें ये पता है कि अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करती हूँ, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को भी मैं x, y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्स को, तो ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा? ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट सेट ए से आएगा और दूसरा कंपोनेंट सेट बी से आएगा, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन में आएंगे, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कुछ एलिमेंट्स हमारे रिलेशन आर में आएंगे, ठीक है। तो ये मैं क्लियरली बोल सकती हूँ कि हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन में जो भी एलिमेंट्स आएंगे एक्स, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले कंपोनेंट होंगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि डोमेन किसका हिस्सा होगा? डोमेन विल बी अ सबसेट ऑफ सेट ए इस केस में, और रेंज विल बी सबसेट ऑफ सेट बी इस केस में, ठीक है। और सिंस हमने सेट बी को एक नाम दे के रखा है इन जनरल, जिसका नाम है कोडोमेन, ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि रेंज विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? रेंज किसका सबसेट होगा? कोडोमेन का, मतलब जो बाद में सेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बाद वाला सेट है ये कोडोमेन है, ठीक है। तो हमारा रेंज कोडोमेन का हिस्सा होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, और जो पहला वाला है, जो डोमेन होगा, वो पहले वाले सेट का सबसेट होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं यार, किसी भी रिलेशन, मतलब किसी भी, अगर मैं बोल रही हूँ सेट ए टू सेट बी कोई रिलेशन है, तो इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं? कितने रिलेशन बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि यार देखो, हमें पता है कि अगर मैं किसी भी रिलेशन की बात कर रही हूँ, तो वो रिलेशन किसका सबसेट है? वो हमारा ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कर रही हूँ, इसका मतलब हमारा जो भी रिलेशन होगा वो इसका सबसेट होगा, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? वो सबसेट होगा। तो हमें बेसिकली अगर ये निकालना है कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने रिलेशंस बन सकते हैं, इसका मतलब वही हो गया कि हमें ये निकालना है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो किसी का भी सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का सबसेट निकालना, तो मैं बोलूँगी इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, या मैं बोलूँगी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या होगा? 2 की पावर इसका कार्डिनल नंबर, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ, हमें पता है, इधर मैं बताती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि एक किसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हम पढ़ चुके हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, राइट। तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ठीक है। ये 2 की पूरी पावर में है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फॉर फ्रॉम सेट ए
टू सेट बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ठीक है, इन केस अगर आप इसको किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए p, मान लीजिए q, तो मैं इसको बोल सकती हूँ 2 की पावर pq। ठीक है, मतलब अगर आप बोलते हो कि n ऑफ a क्या है p और आप बोलते हो कार्डिनल नंबर ऑफ b क्या है q, तो हमारा 2 की पावर pq रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमने कैसे निकाला, देखिए हमें निकालना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने रिलेशंस पॉसिबल है, और हमें पता है वो सारे रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस पॉसिबल है दैट आर एक्चुअली कितने सबसेट्स पॉसिबल है। ठीक है, कितने सबसेट्स पॉसिबल है ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वही होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि हमें ये निकालना था कि कितने सबसेट इसके पॉसिबल है। तो किसी भी सेट के सबसेट निकालने के लिए 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ वो सेट करना होता है। ठीक है, तो 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ वो सेट। अब हमें पता है कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आप आई होप आपको डोमेन, रेंज, को डोमेन अब अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, डोमेन ए का सबसेट होगा, रेंज बी का सबसेट होगा, क्लियरली आप देख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं ऑलवेज कि रेंज विल बी ऑलवेज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है कि हमने जो दो सेट होते हैं, सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो बाद वाला सेट होता है ना, इसको एक नाम दे दिया है जिसका नाम है को डोमेन, पर हमने पहले वाले सेट को कोई नाम नहीं दिया है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम अभी हमने नहीं दिया है, पर हमने इस वाले सेट को नाम दे दिया है को डोमेन। ठीक है, तो हमारा सेट जो रेंज का सेट है वो हमारा को डोमेन का हिस्सा होगा, को डोमेन का सबसेट होगा, और हमारा जो सेट ए है उसका सबसेट कौन होगा, डोमेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई है। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, एक और टर्म है, मतलब हम यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे इस केस में हमारा रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर मैं बोलती हूँ कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब जैसे हम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, तो इसको ऐसे लिखते थे, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, इसको ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, मतलब अगर कहीं लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको बोला है कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो आप क्लियर हो कि यार सेट ए से सेट बी की तरफ रिलेशन जा रहा है। बट अगर आपको सिर्फ इतना दे रिलेशन ऑन सेट ए, तो आपको ये नहीं देंगे कि फ्रॉम कौन सा और टू कौन सा। ठीक है, तो अगर लिखा है रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन को ट्रिक की करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हो कि रिलेशन ऑन सेट ए इज लाइक दैट, ठीक है, तो आपको समझ जाना है फ्रॉम सेट ए टू सेट है। ठीक है, मतलब फ्रॉम भी सेट ए है और टू भी सेट ए है, ये वाला भी सेट ए है और ये वाला भी सेट ए है। ठीक है, देखिए आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। हम देखिए किसी भी रिलेशन को या तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम एरो डायग्राम के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। डोमेन, रेंज, को डोमेन, इनको हमने ट्राई किया है कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो ये दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रेंज एंड डोमेन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। सबसेट डोमेन का सबसेट, रेंज इज सबसेट ऑफ को डोमेन एंड डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, चलिए आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। आप कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, हमें सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए बाय रिलेशन दिया है आर इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, हमें पहले करना है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार हमारे रिलेशन आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स पहले ये समझते हैं रिलेशन क्या है उनके बीच में। तो जो पहला एलिमेंट है, मान लीजिए किसी भी ऑर्डर पेयर को मैं एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो y शुड बी इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है,
मतलब इसमें मैं +1 करूँ तो इसके बराबर हो जाए। बात समझ में आई? y किसके बराबर होगा? x + 1, मतलब सेकेंड एलिमेंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मान लीजिए मेरा पहला एलिमेंट लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, देखिए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो मान लीजिए मैं मेरे x की वैल्यूज लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरे करस्पॉन्डिंग y क्या आने चाहिए वो मैं देखती हूँ, वो जो भी y होंगे फिर हम हमारा सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। हमें सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट रिलेशन समझेंगे। तो कौन कौन से सेट x में कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y की वैल्यू होनी चाहिए x + 1, मतलब इसमें +1 करो तो 2, इसमें +1 करो 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्रॉम सेट ए टू सेट है, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा x की भी वैल्यू नहीं हो सकती और इसके अलावा y की भी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो y की वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 6 और 7 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, तो इनको एक रिलेशन में हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, ठीक है। ये हमारे सारे ऑर्डर पेयर्स बन गए जो इस रिलेशन आर में आ रहे हैं। तो हमने देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। हमने रोस्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम एरो डायग्राम में उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। अब हमने 2 ये बनाना है, बना लिया। हमें पता है फ्रॉम सेट एंड टू सेट, फ्रॉम सेट ए और टू सेट ए, इसके भी सारे एलिमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, इधर भी सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। सिंस ये सेम सेट है तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। अब हमें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है कौन सा एलिमेंट किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो 1 2 के साथ बना रहा है, तो 1 बना रहा है 2 के साथ, 2 बना रहा है 3 के साथ, 3 बना रहा है 4 के साथ, 4 बना रहा है 5 के साथ, 5 बना रहा है 6 के साथ, और 6 किसी के भी साथ नहीं बना रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 1 किसी की भी इमेज नहीं है और 6 का इमेज भी कोई नहीं है, ठीक है। 2 इज इमेज ऑफ 1, 3 इमेज है किसकी? 2 की, ठीक है। 4 इज इमेज ऑफ 3, 5 इज इमेज ऑफ 4, 6 इज इमेज ऑफ 5, 1 इज इमेज ऑफ नो वन एंड 6 की भी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। आई होप इतनी चीज समझ में आ रही है। तो हमको पहला था डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, तो हमने रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सेकेंड है राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। इसमें सारे एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट्स आएंगे, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट सबका, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, आई थिंक मैंने मिस्टेकनली इसको 3 लिखा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। तो डोमेन में ये सारे फर्स्ट एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर्स में है, 1 2 3 4 5। आप इधर से भी देख के बता सकते हैं, जो भी जहां से भी एरो जा रहा है 1 2 3 4 5 वो सारे हमारे डोमेन का हिस्सा है, और जहां पे भी एरो जा रहा है वो हमारा रेंज का हिस्सा है, ठीक है। चलो इसी से लिख लेते हैं, रेंज ऑफ आर, ठीक है, वो होगा वो सारे एलिमेंट्स जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। ये सारे जो सेकंड कंपोनेंट है या फिर जहां पे भी एरो आ रहा है, आप कुछ भी यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन ऑफ आर आ गया है, रेंज ऑफ रिलेशन आर आ गया है। अब अगर हमें को डोमेन निकालना है तो को डोमेन तो हमें हमेशा पता ही है, को डोमेन क्या होगा? फ्रॉम सेट ए टू सेट है, मतलब ये वाला जो बाद वाला है, फ्रॉम वाला नहीं देखते हैं हम देखते हैं टू वाला। टू कौन से सेट पे जा रहा है? ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। जो हमारा बाद में बनता है 2 सेट में, बाद में जो सेट आ रहा है वो हमारा क्या है? वो है हमारा कोडोमेन। तो हमारा सेट ए ही लिख देना है आपको एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। तो हमने डोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, कोडोमेन निकाल लिया, तो हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। एरो डायग्राम समझ में आ गया है। डोमेन अगर आपको रोस्टर फॉर्म में निकाल के देखना है तो जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है सबके वो लिख लो एक सेट में,
रेंज निकालना है तो सेकंड कंपोनेंट्स को एक सेट में लिख लो। अगर आपको एरो डायग्राम से देखना है तो जहाँ से भी एरो जा रहा है वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे डोमेन को, और जहाँ तक एरो जा रहा है वो सारे रिप्रेजेंट करेंगे रेंज को, और ये पूरा की पूरा बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा कोडोमेन को। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, डायग्राम शोज अ रिलेशन बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। ठीक है, एरो डायग्राम दिया है जिसमें सेट पी और सेट क्यू के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट किया है। राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो पहले हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यार जो फर्स्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन फॉलो हो रही है पहले ये समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यार उसे हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को किसके साथ एरो में बनाया है, 3 को और -3 को, 4 को बनाया है 2 और -2 के साथ, 25 को बनाया है 5 और -5 के साथ। तो आप ये बोल सकते हो कि Q के एलिमेंट्स का स्क्वायर P है, या फिर ऐसा बोल सकते हो P का अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P क्या है, Q। P सेट नहीं होगा, मैं मान लीजिए इसके एलिमेंट्स को स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और Q के एलिमेंट्स को स्मॉल q से, तो प्लस माइनस रूट ओवर P क्या है, Q के बराबर है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन R में वो ऐसे हैं कि अगर मैं Q का स्क्वायर करूँ तो P आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल x, y such that y square equals to x। ठीक है, such that y square equals to x and x belongs to P and y belongs to Q। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते थे, आप लिख सकते थे such that x is square of y and x belongs to capital P and y belongs to the set Q। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें इंडिविजुअली लिखना है। तो 9 को 3 के साथ, 9 को -3 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को -2 के साथ, और 25 को 5 के साथ और 25 को -5 के साथ। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए रिलेशन आर में। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो पहला वाला हमारा सेट बिल्डर फॉर्म लिख लिया, सेकंड वाले में हमने रोस्टर फॉर्म लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो ठीक है भैया, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, पहले सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं जो फर्स्ट वाले हो। ठीक है, जो फर्स्ट वाले हैं कॉम्पोनेंट तो सारे ऑर्डर पेयर में, तो 9, 4 और 25। इधर से देखना चाहे तो 9, 4 और 25 सभी से एरो निकल रहा है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, हमारा डोमेन हो गया। रेंज ऑफ आर मतलब जहाँ एरो पहुँच रहा है 5, 3, 2, -2, -3 और -5, या फिर इधर से देखना है तो सारे सेकेंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर, तो 3, -3, 2, -2, 5 और -5। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोडोमेन भी दिखाना होता तो कोडोमेन में क्या आ जाता हमारा, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, या फिर मैं सिर्फ कोडोमेन ही बोलती हूँ। कोडोमेन क्या होगा इस रिलेशन का, वो पूरा की पूरा सेट क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, सेट क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, तो बाद वाला जो सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन हो गया हमारा सेट क्यू। अगर हमें लिखना होता तो हम लिख सकते थे 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, -2, -3 और -5। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। सेट बिल्डर फॉर्म में एक तरीका नहीं है लिखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के। ठीक है, बस आपको मेक श्योर करना है आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन सही है, आपने पूरा तरीके से सही लिखा है। रोस्टर फॉर्म लिख लिया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको एरो डायग्राम समझ में आता है कैसे बनाया। अगर बनाया हुआ है तो हम कैसे देखेंगे कि क्या रेंज है क्या डोमेन है, और अगर नहीं बनाया है तो हम कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1, 2, बी इज अ सेट वेयर एलिमेंट्स आर 3, 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किसके बराबर होगा? ये होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल उसके बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, वो होंगे 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं थ्योरी में। तो 2 की पावर एन ऑफ ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, ए के कितने एलिमेंट्स है 2, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए है 2, कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आर 16। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन समझ में आ गया है। अब कोई भी रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है? डेफिनेशन सेज लेट ए एंड बी टू सेट्स। मान लीजिए सेट ए और सेट बी, हमारे पास 2 सेट है और एक आर है रिलेशन, जो कि है रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ए से बी की तरफ एक रिलेशन है आर, देन द इन्वर्स ऑफ आर। हमें किसी, देखिए इन्वर्स ऑफ रिलेशन मतलब किसी रिलेशन आर हमें गिवन है, कोई रिलेशन आर, उसका इन्वर्स करना है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ इन्वर्स ऑफ आर, तो इन्वर्स ऑफ आर को हम ऐसे लिखेंगे, आर के ऊपर ऐसा। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर इज द रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखो अगर हमारा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है, तो हमारा इन्वर्स अपोजिट होगा, बी से ए तक होगा। ये ए टू बी है, ये बी टू ए है। ठीक है, ये अपोजिट हो गया है, ए से बी तक था, ये बी से ए तक है। ठीक है, तो अगर हमारा रिलेशन आर ए से बी तक है, तो हमारा इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर बी से ए तक होगा। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया है, बेसिकली हो क्या रहा है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर में वो सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। वो ऑर्डर देखिए, मान लीजिए हमारा सेट आर है, रिलेशन आर है, इसमें सारे ऐसे ए कॉमा बी वाले कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए एंड बी इज कमिंग फ्रॉम सेट बी। ठीक है, और बी इज कमिंग फ्रॉम सेट बी एंड ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, मतलब स्मॉल ए इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, स्मॉल बी इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल बी। ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर रिलेशन आर के एलिमेंट्स को मैं ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी कॉमा ए से। बेसिकली हो क्या रहा है, कंपोनेंट स्विच हो रहे हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट की जगह दूसरा कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट की जगह पहला कंपोनेंट, हम सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर चेंज कर रहे हैं हर रिलेशन के ऑर्डर पेयर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा रिलेशन है 1,2, 3,4 एंड 6,10। मान लीजिए मेरा रिलेशन आर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पता करना है इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर में क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को फ्लिप करना है। मतलब अगर 1,2 लिखा है तो आपको लिखना है 2,1, अगर 3,4 लिखा है तो आपको लिखना है 4,3, 6,10 लिखा है तो आपको लिखना है 10,6। मतलब सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स ए कॉमा बी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, बी कॉमा ए। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस डिफाइन रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए इनवर्स ऑफ रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। मतलब मैंने सिर्फ क्या करा है, इनको फ्लिप कर दिया, ए की जगह बी लिखा है और बी की जगह ए लिखा है। ठीक है, अब क्लियरली इतनी बात तो क्लियर है कि यार इसका जो रिलेशन आर के पहला एलिमेंट था वो ए से आ रहा था और दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा था, पर अब हम क्योंकि ये इसको फ्लिप कर रहे हैं, तो हमारा इन्वर्स में पहला एलिमेंट बी से आएगा और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। ठीक है, तो ये फ्लिप हो गया है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर हमारा डोमेन, चलिए इस केस में देखते हैं, अगर मैं अपना डोमेन निकालूँ, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, डोमेन क्या होगा, इसके पहले एलिमेंट्स मतलब 1, 3, 6। बात समझ में आई। अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, तो उसमें सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे मतलब 2, 4, 10। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, इन्वर्स की बात कर रही हूँ, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। ठीक है, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स में क्या आएगा, इसके पहले एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो वो होगा 2, 4 और 10। ठीक है, 2, 4 और
10। अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सेकेंड एलिमेंट्स मतलब 1, 3 और 6। अगर आप कंपेयर करो इसका डोमेन ऑफ आर, इसके रेंज ऑफ, देखो डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ आर। देखो इसके कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स के बराबर है, इसके और इसके कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स के बराबर है, ठीक है। तो क्लियर है, देखो हो क्या रहा है, सिंपल। इनवर्स में हम सारे ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है। सिंस हम सारे कंपोनेंट को फ्लिप कर रहे हैं, तो पहले जो इसके फर्स्ट एलिमेंट थे अब वो इसके सेकेंड एलिमेंट होंगे, तो जो पहले इसका डोमेन था अब वो इसका रेंज होगा, जो इसका सेकेंड एलिमेंट्स थे वो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, तो इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं क्लियरली बोल सकती हूँ डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर विल बी रेंज ऑफ inverse of relation R and range of relation R will be equal to domain of inverse of relation R। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कोडोमेन, तो पहले कोडोमेन क्या होगा, इसका वाले का कोडोमेन होगा सेट बी, रिलेशन R का कोडोमेन क्या होगा सेट बी, पर रिलेशन R इनवर्स का कोडोमेन क्या होगा सेट ए, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है और ये सेट बी टू सेट है, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो अगर सेट बी हमारा रिलेशन आर का कोडोमेन है, तो हमारे इनवर्स ऑफ रिलेशन आर का कोडोमेन क्या होगा सेट ए। क्लियर है? तो इस केस में मान लीजिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट ए था हमारा 1, 3, 6 और 9, ठीक है, और मान लीजिए सेट बी था हमारा 2, 4, 10, 12, ठीक है। तो हमारा अगर मैं रिलेशन आर के कोडोमेन की बात करती तो उसमें कौन सा सेट आता, सेट बी आता, मतलब 2, 4, 10, 12, ये इसको मैं बोल सकती थी कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। और सेट ए जो होगा वो होगा हमारा कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्लियर है? देखिए कॉन्सेप्चुअल है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। अगर हम चीज़ें फ्लिप कर रहे हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसका सेकंड एलिमेंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर हम सेट में बंद कर रहे हैं तो उसको हम रेंज डोमेन बोल रहे हैं, तो इसके अब वो सारे सेकंड एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके सारे सेकंड कंपोनेंट्स क्या हो गए, वो एलिमेंट्स जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स थे इस सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के। तो जो इसका डोमेन था इसका रेंज हो गया, जो इसका रेंज था इसका डोमेन हो गया है, ठीक है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी रिलेशन आर था, तो सेट बी कोडोमेन था, तो रिलेशन इनवर्स कर रहे हैं तो आर इनवर्स का कोडोमेन सेट ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये इनवर्स ऑफ रिलेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, हमने रिलेशंस अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने पहले रिलेशन को समझा था, रिलेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन समझी थी, कुछ एग्जाम्पल देखा था, फिर हमने देखा कि यार रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इमेज कहलाएगा फर्स्ट वाले एलिमेंट का। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट विल बी द इमेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर हमारा डोमेन होगा, ऑल द सेकंड कंपोनेंट ऑफ अवर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर हमारा रेंज होगा। पूरा की पूरा हमारा जो सेकंड वाला सेट है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है फॉर एग्जाम्पल, तो सेट बी हमारा पूरा की पूरा को डोमेन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इन्वर्स ऑफ रिलेशन भी समझ लिया है। इन्वर्स ऑफ रिलेशन में हमको सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को कंपोनेंट्स को फ्लिप करना है, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड बना देना है, सेकंड को फर्स्ट बना देना है, ठीक है। और फिर हमने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ देखी कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो होगा 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। और कुछ हमने एग्जांपल्स देखे हैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। थैंक यू।